Okay, student, today we will start the third and last part of this chapter. अभी तक हमने जो टॉपिक्स देखे वो पहला, what is the meaning of federalism? Federalism is a system in which there is more than one level of government. In India, there are three levels of government: union or the central government, state government and the local government. उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फिर हमने ये देखा था टाइप ऑफ फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन. फिर हमने उसके बाद ये देखा कि हाउ लेजिस्लेचर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे इन पावर को बांटा हुआ है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. फिर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, हमने एक एनसीईआरटी का मैप डिस्कस किया था कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ. तो पहला जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन था इट वाज लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स. हमने लैंग्वेज पे बेस्ड स्टेट्स बनाए थे और स्पेशली साउथ इंडिया वाला जो हमारा पार्ट है उसका रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज पे बेस्ड हुआ. इस पे बहुत डिबेट भी हुई थी और कुछ लोग इसके एकदम अगेंस्ट थे. उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज पे बेस्ड जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली वो सक्सेसफुल हुआ. इसके अलावा हमारे रीऑर्गेनाइजेशन कई बार दोबारा उसके बाद भी हुआ है. कल्चर, एथेनिसिटी, ज्योग्राफी, इसके हिसाब से हमने कई बार रीऑर्गेनाइज किया है. जैसे तेलंगाना हमारा सबसे नया स्टेट बना था और सबसे लेटेस्ट एडिशन जो हुआ है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दो पार्ट्स में बांट दिया गया और दो यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं. तो ये लिंग्विस्टिक से शुरू होकर हमारा रीऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बेसिस पे कई बार हो चुका है. नाउ इसके बाद हम देखेंगे हमारी लैंग्वेज पॉलिसी. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज पॉलिसी में कोई भी किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है. जैसे हम अपना नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, ये सब बात करते हैं, हमारा फ्लैग है, लेकिन देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज. हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है बट नॉट नेशनल लैंग्वेज. कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बट नो, हिंदी हमारी राजभाषा है. ठीक है, ये बात आप अपने एकदम क्लियर कर दीजिए कि कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया है. इसके साथ ही कुछ और बातें हमारी लैंग्वेज पॉलिसी में इंक्लूड की गई हैं. जैसे गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज नहीं करेगी, लेकिन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहेगी कि वो हिंदी को प्रमोट करे. इसके अलावा देयर आर 22 लैंग्वेजेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है और इसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के प्रयोग का भी प्रोविज़न है और हिंदी के साथ इंग्लिश को भी प्रयोग में लाया जा सकता है. इसके अलावा स्टेट अपने राज्य की भाषा को चुन सकता है. तो कई स्टेट ने अपने यहाँ स्टेट लैंग्वेज को अपनाया है. आपके यहाँ इन 22 लैंग्वेजेस का एक टेबल दिया गया है, एनसीईआरटी, प्लीज़ रेफर एनसीईआरटी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हमने देख लिया कि फेडरेशंस हैं, चाहे वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हो चाहे वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो. फेडरलिज्म में क्योंकि एक से ज़्यादा तरह की गवर्नमेंट होती है तो उनके बीच का रिलेशन कैसा है, कैसा रहना चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली ये रिलेशन कई बातों पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को की पावर्स को छीन नहीं सकती. नॉर्मल कंडीशन में दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक दूसरे में नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता. लेकिन प्रैक्टिकली कई बार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कई चीज़ों में मदद मांगती है, फाइनेंशियल, बाकी चीज़ों में भी मदद मांगती है. ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट को कई बार इंस्ट्रक्ट भी करती है। और प्रैक्टिकल रिलेशनशिप कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि सेंटर कितनी पावरफुल है। अगर सेंटर गवर्नमेंट बहुत, हम इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली अगर सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही होती है तो उस समय उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं। ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक इतने सालों के एक्सपीरियंस से देखा गया है। नॉर्मल में अलग अलग पार्टी होने से भी रिलेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि दोनों, अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी सेम होती है तो उनका रिलेशन ज़्यादा स्मूथ चलता है। और अगर सेंटर गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट होती है, यानी एक सिंगल पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं मिली होती है और सेंटर की गवर्नमेंट कई पार्टीज़ को मिल के बनी होती है, तो उस समय स्टेट रिलेशनशिप भी थोड़ी अलग तरह की होती है और रीजनल पार्टीज़ अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल टाइप का टॉपिक है कि स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप कैसी रहेगी। ये टाइम टू टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड करती हुई बदल सकती हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है पावर का, एक्चुअली पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमने देखा कि पावर की शेयरिंग हो रही है। पावर शेयरिंग का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, यानी पावर एक के ही हाथ में नहीं है, पावर अलग अलग लोगों के हाथों में बटी हुई है। और फेडरलिज्म में हमने देख लिया कि पावर अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के पास बटी है। अब डिसेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने जो थर्ड टायर है, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट वाला है, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और करने की नीड हमको लगी। तो ऐसा इसलिए होता है कि जितना ज़्यादा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटा होगा तो प्रैक्टिकली माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी भी रहेगा और डेवलपमेंट भी ज़्यादा अच्छे से होगा। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी हम लोगों ने अपनाई है। ये देखिए, इसमें कुछ हमने पॉजिटिव पॉइंट्स लिए हैं कि व्हाट आर द बेसिक आइडियाज़ बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल। ठीक है, जो लोकल लोग होते हैं उनको क्या है, बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकेलिटीज़, बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीज़ें हैं। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इससे होती है। जितने नीचे लेवल तक पावर शेयरिंग फिल्टर होगी उतना ज़्यादा सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होगा और डेमोक्रेसी की डीपनिंग होगी, डेमोक्रेसी की रूट्स ज़्यादा डीप होंगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यूनियन से पावर फिल्टर होकर स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट के पास जब पावर आती है तो वो डेमोक्रेसी ज़्यादा आइडियल डेमोक्रेसी मानी जाती है और ये माना जाता है कि पावर शेयरिंग ज़्यादा अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए हमारी कंट्री में जो ये लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था ये बहुत पुराना है। बिफोर इंडिपेंडेंस भी हमारे यहाँ पंचायती राज का कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। और 1992 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस आए। और वो चेंजेस क्या हैं, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो कि कौन से स्टेप्स लिए गए 1992 में। नाउ इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। कई जगह ऐसा हो रहा था कि पंचायत वगैरह के चुनाव हो ही नहीं रहे थे और एक बार जो गांव का प्रधान वगैरह जो लोकल बन गए थे वो सालों तक बिना इलेक्शन के बने रह रहे थे और एक किस्म से वो हेरिडिटरी सक्सेशन की तरह ही हो गया था। तो ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है, ज़रूरी कर दिया है कि रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस कराए जाएंगे लोकल बॉडीज़ के। रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ SC ST, ठीक है, और इसके अलावा 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं विमेन कैंडिडेट के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक बनाया गया है जो हमारा नेशनल इलेक्शन कमीशन की तरह ही काम करता है और ये देखता है कि ये इलेक्शन रेगुलर हों, फेयर हों, फ्री हों और इसको जस्टिफाई करता है कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं।
ये पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक हमारा जो मॉडल इसमें आपको दिखाया गया है, और इसमें 3 टायर है, इसके भी 3 लेवल हैं। विलेज लेवल पे आप देखिए ग्राम पंचायत होती है और ये ग्राम सभा से बनती है। ग्राम सभा में जितने भी एडल्ट जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो इसके मेंबर होते हैं, और वो अपने में से ही ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुनते हैं। ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे एक पंचायत समिति होती है, और पंचायत समिति का जो गठन होता है वो इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स। ठीक है, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है, और जिला परिषद को में भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और कुछ मेंबर्स इसके नॉमिनेटेड भी होते हैं। ये गांव के एरिया का लोकल गवर्नमेंट है। शहर के क्षेत्र में जो टाउन्स हैं, टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटी होती है, और बड़े शहर पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर बोला जाता है, और यहाँ चेयरपर्सन इसके हेड होते हैं, जो कि लोकल अर्बन एरिया का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, जो आपने क्लास 6 में काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। अभी भी हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं, जैसे ग्राम सभा में अभी भी इलेक्शंस रेगुलर नहीं हो रहे हैं। अभी भी कुछ लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, और कई जगह स्टेट गवर्नमेंट अभी भी पावर को नीचे तक फिल्टर करने में हेजिटेट करती है, और लोकल गवर्नमेंट को प्रॉपर पावर और रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो ये हमने फेडरलिज्म चैप्टर का जिस्ट हमने समझ लिया है। आप एनसीईआरटी की बुक एक बार चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, और गूगल मीट में आपको चैप्टर फिर से समझाया जाएगा। ये आपकी बेस लाइन एक बन गई है, तो इसको आप वीडियो को देखिए, और जो डाउट्स हैं फिर आप नॉर्मल क्लास में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच।